नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है आपके शहर की और खबरों की शुरुआत करेंगे अंबिकापुर के साथ, जहां पर छात्रों की नाराजगी सामने आई है, जहां परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और प्रभारी कुल सचिव से मुलाकात कर उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल जशपुर और सरगुजा जिले के शासकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र छात्रा संत गिहिरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छात्रों ने बताया कि उन्होंने 2023-24 की मुख्य परीक्षा दी थी, जिसका परीक्षा परिणाम हाल ही में विश्वविद्यालय ने जारी किया है, जिसमें अधिकांश छात्र छात्राओं को 0 नंबर मिले हैं, जिसको लेकर छात्रों ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले संत गिहिरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रभारी कुल सचिव से मुलाकात करने के बाद दोबारा कॉपियों के जांच की मांग की है। मैं केशवपुर कॉलेज से हूँ, केशवपुर स्वामी आत्मानंद सेजस कॉलेज से, जहाँ पे मेरा बॉटनी के फर्स्ट पेपर में 28 मार्क्स है और वही बॉटनी के सेकंड पेपर में मेरा 0 है। और ऐसे ही मैं जब पहले तो मुझे पता नहीं था, पहले मैं अपने कॉलेज गई, वहाँ से फिर मुझे यूनिवर्सिटी भेजा गया और फिर यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन का डालने बोल करके और मुझे घर भेज दिया गया। उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर जब मैंने डेटा अपने कॉलेज का सभी बच्चों को जब देखी कि कितने को ऐसे आया है, तो मेरे कॉलेज में ही 0 वाले, मतलब सिर्फ मेरे ही क्लास के कम से कम 10 लोगों का 0 जैसा डेटा निकला है। देखिए, लगातार विश्वविद्यालय अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम जारी किए गए, जिसमें ये देखने को मिला कि परिणाम बहुत अच्छे भी आए हैं, ये भी कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन जब बीएससी सेकंड और बीएससी बीए सेकंड का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें ये देखने को मिला जो ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हैं, उसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्टों में सभी छात्रों को 0 जैसा अंक दे दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम को जल्दी जारी करने के चक्कर में कॉपियों को नहीं जचवाया गया। मेरे को सेकंड पेपर केमिस्ट्री का 0 नंबर मिला है और मतलब फर्स्ट पेपर में 14 मिला है, सेकंड पेपर में 18 मिला है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 10 लोग आए हैं, मतलब 60 लोगों में से मात्र 10 लोग बस पास हुए हैं। अच्छा, और किस सब्जेक्ट में सबको 0 मिला है? केमिस्ट्री में। छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, सामान्य बात है इसमें। कुछ लोग छात्रों के नंबर कम आए हैं, उसी को अपना विषय रखने के आए हुए थे। हम इसके जो नियम विधान है कि हम कुछ लोगों से, कुछ प्रोफेसर्स को इसके विषय में उनका अभिमत लेते हैं। हम अभिमत पुराने पहले भी छात्र आए थे, उनका भी अभिमत लिया है और उससे छात्र संतुष्ट हुए हैं और इसमें भी हम अभिमत लेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा सामने आएगा। जो बच्चों ने लिखा हुआ है और उस पर हम एक प्रोफेसर हमने उनको बुलाया है, उनकी कॉपी निकलवाएंगे, उनका अभिमत लेंगे कि किस तरह का सच्चाई क्या है। छात्रों ने अच्छा लिखा है तो वो चेक करेंगे उसमें और उनका अभिमत जैसा भी होगा तो छात्रों से अवगत करा दिया जाएगा। लगभग कितने दिन में सर हो जाएगा ये प्रक्रिया? मैंने अभी 7 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि हम लोग ये करें, जल्दी करें, जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। हम कर पाएंगे इतने दिन में। डीएवीवी के आरएनटी मार्ग स्थित परिसर में बीएड के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों द्वारा कुलपति सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। बताते चले कि छात्रों की तरफ से बीएड के 3rd अटेम्प्ट वाले सैकड़ों छात्रों को 4th सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की मांग की गई है। इसके तहत उनका कहना है कि 4th सेमेस्टर में 3rd अटेम्प्ट होने की वजह से इन परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। सर, हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। हम लोगों को 3 बार इन लोगों ने एटीकेटी दे दी है डीएवी में। इसके चलते हम लोगों को अभी जो फॉर्म निकले हुए एग्जाम फॉर्म, वो जो पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आप इस एग्जाम से बाहर हो। तो अब हमें उन लोगों ने बार बार एक ही सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है। मैंने एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें मैं है ना सभी विषयों में अच्छे नंबर से पास हुई हूँ, बट इस बीएड में मुझे है ना बार एक ही विषय में फेल किया जाता है। और आगे हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें एग्जाम दी जाए, हमें एग्जाम देने दी जाए और हमें आगे उस पर पास किया जाए। यदि नहीं मानी जाती है तो मांगे तो हम और धरना देंगे। हमारे साथ इतने स्टूडेंट हैं, इनकी काफ़ी समस्या है कि 3rd अटेम्प्ट के एग्जाम ले बीएड के छात्र हैं, 3rd अटेम्प्ट के एग्जाम हो चुकी, इनके 4th के लिए मांग कर रहे हैं। अब इनकी ये समस्या कि
हमारे मतलब सभी छात्रों के मन में ये संकोच है कि स्टूडेंट एक बार एग्जाम देगा, 2 बार एग्जाम देगा, 3 बार एग्जाम देगा। अब इतना कमजोर भी स्टूडेंट नहीं है कि जो 3-3 बार एग्जाम देने के बावजूद भी ये फेल हो जाए। यहाँ पर जो पीयून है वही अधिकारी बन के बैठे हैं, वो बच्चों को इधर उधर सत्र बातें में घुमा फिरा के नौकर दे, यहाँ सर नहीं है, मैडम नहीं है, यूं करके दे, बच्चे किराया खर्चा लगा के दे, फिर वापस चले जाते बेचारा, भाई निराश होकर वापस जाना पड़ा, इनको कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज बीएड के सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि 4th सेम में बीएड के अधिकतर विद्यार्थियों को परीक्षा देने से वंचित करने का कार्य किया गया है और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि आपने 3rd अटेम्प्ट पूरे कर लिए हैं एवं आपने 3 साल पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए आपको हम परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विद्यार्थी वर्ग 1 और 2 में चयनित हो चुके हैं। ये विद्यार्थी बहुत समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें आश्वस्त किया गया था कि आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आज जाकर इनके साथ धोखा किया गया है और इन्हें परीक्षा से वंचित किया गया है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि इन विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने का एक मौका दिया जाए। कटनी से आई तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। कटनी जिला अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर मरीज को ठेले में सवार कर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के अंदर जाने पर दिखता है कि मरीजों को बेड ही नहीं मिले हैं और वो जमीन पर लेटकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। देखिए सहयोगी राम बिहारी गुप्ता की ये रिपोर्ट। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को जो शिकायत लगातार मिल रही है। आज पुष्पेंद्र केवट जो घायल था उसे यहाँ जिला अस्पताल में बेड नहीं मिला था और यहाँ तक उसको स्ट्रेचर भी नहीं मिला, जिसके कारण वह ठेले में ले जा उसके जो साथी थे ठेले में ले गए थे। यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर हैं दीपा रानी गर्ग जी, उनसे बताएंगे क्या मामला है ये पूरा। मैं बताना चाहती हूँ कि केवट जी कल हमारे यहाँ एक्सीडेंट के दौरान रात में एडमिट हुए थे और रात सुबह आज बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि हमारे पास में 50 पेशेंट की कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी, और हमारे पास लगभग 80 मरीज हैं। तो हमारे पास में बेड की इतनी व्यवस्था नहीं है, जितने हैं हम अवेलेबल करवाते हैं ताकि मरीजों को पूरी सुविधाएं मिले। तो मरीज गुस्से में थे और उन्होंने सुबह लड़ाई भी हमसे की है और मैंने पेशेंट से बोला है कि आप 10 मिनट वेट करिए। हमारे पास इसमें जो स्ट्रेचर हैं वो सिटी स्कैन के लिए और मरीजों को एक्सरे के लिए लेके गए हैं और हमने एक मरीज को व्हीलचेयर अवेलेबल करवाई और 2 मरीज थे। हमने एक को बोला है कि आप 10 मिनट वेट करिए, उन्होंने वेट नहीं किया है और वो ज़बरदस्ती हमसे लड़ते हुए ले गए। हमारे यहाँ से गार्ड भी उनके पीछे पीछे दौड़ा है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। ठेले में ले गए, वो माने ही नहीं हमारी बात। क्या नाम है? मेरा नाम दीपा रानी गर्ग है, मैं इस वार्ड के इंचार्ज हूँ। ये वार्ड की जो इंचार्ज हैं दीपा रानी गर्ग जी, उन्होंने बताया यहाँ पर कि जो मरीज थे रात में भर्ती हुए थे, लेकिन आज यहाँ पर चूँकि स्ट्रेचर व्यस्त था वहाँ पर 10 मिनट रुकने को कहा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जिला अस्पताल का हालत यह है यहाँ पर कि मरीज ज़मीन पर लेटने को मजबूर हैं। यहाँ पर जगह नहीं है लोगों के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि 50 बिस्तर यहाँ पर ये जो सर्जिकल वार्ड है यहाँ पर, लेकिन 80 से ज़्यादा मरीज हैं, जिसके कारण ओवर बर्डन हुआ है। आपको ये भी बताएं यहाँ पर जिला अस्पताल में मेल वार्ड में हम गए, वहाँ पर शौचालय में कहीं दरवाज़ा ही नहीं था, जिससे मरीज वहाँ पर किस तरह से अपना वो करते होंगे, प्रसाधन करते होंगे, वह समझ सकते होंगे। लेकिन यहाँ पर मरीज जो बैठे हैं, ये देखिए कितनी परेशानी होती है। ये बताइए आप कब आए थे यहाँ? कल आए सर जी, पट्टी नहीं भैया, पट्टी की रोज चेंज करे तो कल आए हैं, पट्टी नहीं भई आज हमारी जी। तो पलंग वगैरह नहीं मिला? पलंग नहीं मिला है। परेशानी होती? परेशानी दर्द तो होता ही है। क्या नाम है आपका? राम नरेश लोनी। राम नरेश लोनी। ये राम नरेश लोनी जी हैं जो बता रहे हैं बिस्तर में पड़े हैं, उनको परेशानी हो रही है। ये भी बताएं कि डॉक्टर अभी उन्हें देखने नहीं आए और पट्टी ड्रेसिंग भी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर जो मरीज है पूरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, बहुत सारे मरीज हैं यहाँ पर, ज़मीन में बैठे हैं, आप कतार से आप देख सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र से लगता है। ये बताइए कितनी दिक्कत होती है यहाँ पलंग नहीं मिला आपको? तो क्या करें, मजबूरी है बाबू, मजबूरी है, जीना तो दवाई तो करवाना। कहाँ से आए हैं? बोर्ड साहब भजिया से। क्या हो गया? बस यहाँ दर्द था पेट में। कब से आए? कल शाम। क्या नाम है? नारायण। ये नारायण है, ग्राम भूड़सा से आए हैं। और भी हम चलते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ज़मीन में ही मिलेंगे। सर्जिकल वार्ड है जिला अस्पताल का, जो जिले भर के लोग आते हैं, जो एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसे होते हैं, पूरे पड़े हुए हैं। व्यवस्थाओं का आलम है जिला अस्पताल में, लेकिन बदहाल स्थिति यहाँ की आप समझ सकते हैं कि किस कदर है से हावी है और मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।
महेशपुर सरगुजा जिले के उदयपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां कई साल पहले खुदाई के दौरान 8वीं, 10वीं और 13वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के अवशेष मिले थे। लेकिन हाल के दिनों में पुरातात्विक विभाग के द्वारा इन प्राचीन धरोहरों को सहेजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण प्राचीन और महत्वपूर्ण मूर्तियां मौसम की मार झेलते हुए खराब हो रहे हैं। कई मूर्तियां तो चोरी हो गई हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में अब इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। देखिए, वहाँ की बेस कीमती मूर्ति पहले भी चोरी हो चुकी है। उसके बाद प्रशासन ने, पुरातत्व विभाग ने वहाँ पे प्रतिमाओं को, मूर्तियों को संरक्षित करने का प्रयास किया और बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं उसको सहेजने का प्रयास भी किया गया। जो कई खंडित प्रतिमाएं भी थे उनको भी एक जगह रखा गया और कई सुरक्षा घेरा बनाया गया। वहाँ पे देखे होंगे, आप गए होंगे तो चारों तरफ सीमेंटेड बनाया गया है ताकि मिट्टी से जो प्रतिमाएं हैं वो ख़राब ना हो। लेकिन सुरक्षा का अभाव अभी भी है। यही कारण है कि सारी जो मूर्तियां हैं वो जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई हैं और इतिहास को बताती हैं, इतिहास का दर्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन सुरक्षा के अभाव में सब जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं और उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। और वहाँ पे देखिए, कोई भी पर्यटक जाता है तो जानना चाहता है तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पहले गाइड भी मिलते थे जो बताते थे। अब गाइड भी वहाँ पे नज़र नहीं आते और सुरक्षाकर्मी भी रखे गए थे, चौकीदार रखे गए थे। वो सब चौकीदार कागज़ों में ही है और कोई उसकी सुरक्षा कर नहीं रहा है। तो ऐसे पुरातत्व स्थलों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आदिवासी बाहुल्य जिला सरगुजा के उदयपुर विकासखंड के महेशपुर में 1999 में खोदाई के दौरान प्राचीन काल के मूर्ति, मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे। संभवतः उस समय पुरातत्व विभाग के द्वारा यह बताया गया कि यह मूर्ति अवशेष 6वीं और 8वीं शताब्दी की हैं। प्रारंभ में संस्कृति विभाग के द्वारा उन खुदाई के दौरान निकले हुए अवशेषों को सहेजने का प्रयास भी किया गया। इसके लिए बाकायदा बड़े बड़े भवन भी बनाए गए, बाउंड्री वाल भी किया गया। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पुराने प्राचीन अवशेषों को छोड़ दिया गया, ऐसे में प्राचीन मूर्तियों की लगातार चोरी हो रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा है कि इन प्राकृतिक जो प्राचीन धरोहर को बचाया जा सके। ऐसे में देखना यह है कि आने वाले समय में क्या संस्कृति विभाग सरगुजा की संस्कृति को बचाने में कामयाब होती है कि नहीं। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर। डिंडौरी में नर्मदा नदी में गंदे नालों के पानी को रोकने के लिए करीब 7 साल पहले 35 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू किया गया था, जिसका काम आज भी पूरा नहीं हो पाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में चल रही लेट लतीफी को लेकर नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश धुर्वे का कहना है कि ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण गलत जगह पर गलत तरीके से कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्लांट के निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जब मैं पहले मंत्री था तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये संकल्प लिया था कि मां नर्मदा जी में जो शहर का पानी है, गंदा पानी है, एक बूंद ना जाए, क्योंकि हम उसको, सबका हमारे आस्था का केंद्र है, हम आचमन करते हैं, उस जल का हम उपयोग भी करते हैं। और उद्गम स्थान से जब नर्मदा नदी निकलती है तो सबसे पहले प्रदूषित करने वाले शहरों में डिंडौरी का नाम आता है। तो इसलिए यह इतनी बड़ी परियोजना हम लोग स्वीकृत कराए थे और ठेकेदारों की गड़बड़ी के कारण से समय सीमा पर यह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब काम अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरा एक सुझाव था कि नर्मदा के किनारे किनारे पूरा उसका पाइपलाइन से पानी जोगी टिकरिया में गिरना था, फिर वहाँ से गांगपुर क्षेत्र में निकल जाना था। वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन है, आसानी से उसको ग्रेविटी सिस्टम से पानी चला जाता या एक पाइपलाइन बिछा के जोगी टिकरिया पुल से पार करके और खेतों में पहुँचाया जा सकता था। ट्रीटमेंट प्लांट का जो काम है 80-85% पूर्ण हो चुका है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क अभी कंटिन्यू चल रहा है और उम्मीद है कि जुलाई 30 तक इसका ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर तक संभावित प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट पूरा कितनी लागत राशि इसमें खर्च की जा रही है? इसमें नियर अबाउट 20 करोड़ रुपीस की लागत है। और सर हाउस होल्ड कनेक्शन की क्या? हाउस होल्ड कनेक्शन अभी नियर अबाउट 700 हुए हैं और हम लोगों को 4,500 कनेक्शंस करने हैं, तो वो काम कंटिन्यू हो जाएगा। STP का काम कंप्लीट होने के तुरंत बाद द्रुत गति से उस काम को किया जाएगा। तब तक की समय सीमा निर्धारित की है अक्टूबर 2024।
बारिश का सीजन आते ही गरियाबंद के बाजार में सीजन की सबसे महंगी सब्जी आ गई है और कीमत सुनेंगे तो आप ही चौंक जाएंगे। ये सब्जी है सरई बोड़ा, जो 1200 रुपए किलो गरियाबंद के बाजार में बिक रही है। दरअसल ये सब्जी पूरी तरह से प्राकृतिक होती है और ये जंगलों में साल भर पेड़ के नीचे छोटी छोटी गोलियों के आकार में मिट्टी के नीचे दबी मिलती हैं और ये साल पेड़ के अवशेष से बनने वाले फंगस होते हैं जो बारिश के दिनों में आकार ले लेती है। ये खोज जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की ओर से इस फंगस का वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबुस्टा रखा गया है। सब्जी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्वों की मात्रा भरपूर तरह से पाई जाती है। स्वाद कुछ अलग है भैया। अच्छा, और 1200 रुपये किलो है, कहा था इतना महंगा कैसे? तो रेट कारण हमारे ना स्वादिष्ट है। तो इतना महंगा हो एक बात भी ले तो आप मन कद का रेट तक ले हो अभी तक? अभी कम से कम 300 रुपया पाव बोला थे, 300 में ही। का रेट तक खरीदे हो आप मन? पहले लोग लास्ट 100 रुपया पाव तक। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस साल उसका बढ़े है ज़्यादा, 800 तक ही ज़्यादा चला था। का रेट चले थे बोरा के? 1200 रुपये किलो है। और का एकर फायदा है? एकर फायदा है कुदरती है, हमेशा नहीं मिले है, समय समय नहीं मिले वाला है बरसाती बस में मिलते, बरसात बस में मिलते। एकर पर महंगा है, महंगा कारण भी आदमी मन खरीदते, कबर 100 के ला, 100 से खाते भी है। का रेट तक बिकते ही आखिर महंगा? शुरू में तो 1600 रुपये किलो बिकी से। हाँ, अभी कम होगी, अभी 1200 रुपये किलो हो गए। जैसे जैसे आवा कहीं वैसे वैसे कम होगी। जैसे ज्यादा माल है ना वो हिसाब से कम हुई। अब जैसे माल कम हो जाए ना तो बढ़ भी सकते, 1600 1700 किलो भी बिक सकते। एक रेट है 1200 रुपये किलो। का फायदा है कर? फायदा होते ना जंगल के खाते पर कई फायदा है भैया इंसान। इतना महंगा काबर है? महंगा थे, अभी तो थोड़ा थोड़ा आते कर से थी महंगा। तो ये सीजन भर मिलतेगा? नहीं, सीजन ना 8-10 दिन ना, ये 1 महीना समझ जाए। छतरपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 अवैध पिस्तौल, देसी कट्टा समेत कई चाकू बरामद किए हैं। दरअसल शहर में हो रहे अपराध को लेकर पुलिस ने रणनीति बनाई और छतरपुर शहर के तीनों थानों ने मिलकर एक साथ कार्रवाई की, जिसमें 11 लोगों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लेकर आते थे। पिछले 2 दिनों में हमारी पुलिस की टीम ने लगातार कई जगह पर जाकर के धरपकड़ की और कई इनपुट्स थे, उसके माध्यम से अवैध हथियारों पर कार्रवाई की है। ऐसे में 11 अपराधी अरेस्ट हुए हैं और 10 कट्टे और 3 धारदार हथियार भी अरेस्ट मिले हैं, जब्ती हुई है। तो हमारा आने वाले समय में यही उद्देश्य है कि अधिकतम अवैध हथियारों पर कार्रवाई हो और छतरपुर में हम कोशिश कर सके कि इस प्रकार के अवैध हथियार न रहें। दुर्ग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। भिलाई के सेक्टर 7 में 3 युवकों पर गोली चलाने वाले ग्लोब चौक हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो वहीं फरार बदमाश अमित जोश के सेक्टर 6 में बने अवैध आवास को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। आरोपी ने भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से अनफिट ब्लॉक के 18 क्वार्टर में अवैध कब्जा कर उसे किराए पर दे रखा था। तो वहीं अनफिट ब्लॉक पर जबरन कब्जा करके रह रहा था, जिसमें अब पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। पिछले दिवस जो गोली चली थी उसका मुख्य आरोपी अमित जोश, जो गुंडा बदमाश है, वो अवैध कब्जे करके यहाँ रह रहा था और अवैध निर्माण कर रखा था। बीएसपी के ये क्वार्टर हैं, बीएसपी ने इसको बार बार नोटिस दिया था, उसके बाद भी ये खाली नहीं किया था और न ही इसको तोड़ रहा था। आज कार्रवाई की गई है, बीएसपी के द्वारा ये तोड़फोड़ की जा रही है। तो सर अब ये समझ लिया जाए कि जो उत्पाती है, उन्मादी है, जो शहर को गंदा कर रहे हैं, उनके साथ अब इस प्रकार की ही कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ा जाएगा। इंदौर शहर के पलासिया पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को घर की छत से फेंक दिया और इस मामले में घायल हुई प्रेमिका को उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 में अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस महिला को पता लगा कि अमन वर्मा जो उससे प्रेम करता था, उसने कहीं सगाई कर ली। इस बात का पता लगा उस महिला को, तो वो उससे बात करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता से आके घर पे बात कर लो। तो उसने महावर नगर में बुला के उससे बात करने की सोची। तो दूसरी मंजिल पे अमन वर्मा लेके गया और इस बातचीत के विवाद में
उसका विवाद हुआ तो उसने छतवे से धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो MIH में भर्ती हो गई। इसके बाद जांच थाने से हमारे यहाँ धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जशपुर जिले में नदियों में 2 महीने से अवैध तरीके से रेत खनन कर रहे माफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जिला खनिज अधिकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से नदी से अवैध रेत का परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 हाईवा को जब्त किया है। दरअसल जशपुर जिले के किलकिला मांड नदी समेत कई नदियों के 1 दर्जन से भी अधिक घाटों पर पिछले कई महीने से अवैध रेत खनन का जारी है काम। लोगों की लगातार शिकायत के बाद प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा और आखिरकार प्रशासन ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 हाईवा को जब्त किया है। लगातार हमारे पास अवैध उत्खनन परिवहन के शिकायतें आ रही थी। उसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कल हमने 7 गाड़ियों अवैध परिवहन को पकड़ा है और आज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ 8 ट्रैक्टर और पकड़े हैं। लगातार इस प्रकार से अवैध उत्खनन परिवहन की कार्रवाई जारी रहेगी, जिन पर खनिज नियम के अंतर्गत पेनल्टी का प्रावधान है, उस पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। अभी जितनी गाड़ियों को पकड़े सब उस पर किस तरह की कार्रवाई? सभी पर हम जो MMDR एक्ट है 1957 उसके अंतर्गत और गौड़ खनिज नियम है उस पर जो पेनल्टी का प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व ने इस बार इतिहास रच दिया है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व ने इस सीजन में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ऐसा पहली बार हुआ है। रिजर्व को 1 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2024 तक 5 करोड़ की आय हुई है। इस साल बागिन P652, P151 और इसके शावक आकर्षण का केंद्र रहे। पहली बार 2 लाख से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटकों ने शिरकत की है और जमकर लुत्फ उठाया है। 1 जुलाई से हमारा जो कोर जोन है वहाँ पे टूरिज्म बंद हो जाएगा। शेष, पांडव फॉल, रनय फॉल तथा हमारे बफर जोन के द्वार खुले रहेंगे और इस बार अच्छा पर्यटन का सीज़न हमारे लिए रहा और लगभग 2,10,000 टूरिस्ट अभी तक मई के महीने तक आ चुके हैं हमारे क्षेत्र में, पन्ना टाइगर रिजर्व और रनय फॉल, पांडव फॉल मिला करके, और लगभग हमें आय लगभग 5 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है। तो कुल मिला के इस बार टाइगर्स काफ़ी पर्यटकों को दिखे हैं पूरे सीज़न भर और इसी वजह से काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ पे आए हैं। तो मुझे आशा है कि भविष्य में भी टूरिस्ट की संख्या और वृद्धि होगी उनकी। महासमुंद जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए मोहल्ले में ही इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 4 वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया है और हर एक वेलनेस सेंटर के लिए प्रशासन की तरफ से 37 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। लेकिन जिस जगह इन स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे की रिपोर्ट देखिए। महासमुंद के बने 4 स्वास्थ्य केंद्र आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से एक गुडरूपारा में बना वेलनेस सेंटर जो सूखे पड़े तालाब के हिस्से में बनाया गया है। गांव के लोगों ने बताया कि यहां बारिश होने पर पानी भर जाता है, जिससे यहां इलाज के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। ऐसे भी साफ है, गंदगी और गंदे पानी में पैदा होने वाले मच्छरों के चलते लोग स्वस्थ होने की बजाय और बीमार ही होंगे। इसका तो दरवाजा भी देखो ना, तालाब पानी भर जाता है यहाँ तक पूरा, और सीढ़ी उड़ी यहाँ पे कुछ बना भी नहीं है, काम भी अधूरा पड़ा है जी, और उद्घाटन भी नहीं हुआ, तो क्या कोई चांस नहीं, पूरा ऊपर तक आ जाएगा सीढ़िया तक। अच्छा, तो फिर मरीज और डॉक्टर कैसे आएंगे यहाँ पे? डॉक्टर ही बताएगा जो बनाया है, क्या हिसाब से बनाया है अपने सुविधा के लिए। अच्छा। क्या पूछ के बनाया है, मोहल्ले वाले भी पूछना चाहिए। किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। और यहाँ बरसात के दिनों में जो गाड़ियाँ आएंगी, पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। उसके ऊपर है, वो क्या हिसाब से लिए है वो भी नहीं है यहाँ पे। यही हाल मुहारी भाटा, पिठियाझर और रावण भाटा वेलनेस सेंटर में भी दिखा। कहीं गंदगी के बीच तो कहीं हाई वोल्टेज तारों के साए में ये क्लिनिक बनाए गए हैं, जिससे सवाल खड़ा होता है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जगह का चयन करने में लापरवाही बरती गई। लोगों ने बताया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने भी इनके निर्माण कार्य पर सवाल उठाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
बहुत सारा गंदगी यहाँ उसके बीच में बनाया गया है। और उधर रंगमंच भी बना हुआ है जी। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है जी। इसके बनने से जी इससे किसी को लाभ नहीं हो पाएगा अच्छे से। चारों जो वेलनेस सेंटर बना है, आपने निरीक्षण में देखा होगा कि इसका लाभ जनता को मिलना नहीं है। दूसरा, इनके खुद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने अपना एक जांच रिपोर्ट सीएमएचओ को दिया है, जिसमें इस निर्माण कार्य को और उसकी उपयोगिता को लेकर के उसने सवाल प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अच्छा। और विगत 1 महीना से ऊपर हो गया उनको रिपोर्ट दिया, मगर अभी तक सीएमएचओ के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लेना कहीं न कहीं इसमें उनका मिलीभगत दर्शाता है। इस बारे में महासमुंद की जिला प्रोग्राम अधिकारी से जब सवाल पूछा गया कि इन वेलनेस केंद्रों का निर्माण करते वक्त जगह का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, तो क्या जवाब मिला, आप भी सुनिए। अभी वो चारों स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुए हैं, उसमें से 3 का हैंडओवर लिया गया है ब्लॉक स्तर के अधिकारी के द्वारा, परंतु वहाँ पे अभी स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है। सर्विसेज स्टार्ट होने के पहले नियमितः जो विभाग प्रमुख हैं हमारे सीएमएचओ सर, उनके टीम के माध्यम से वहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा कि क्या वो वहाँ पे समस्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि वहाँ पे कुछ कमियाँ पाई जाती है, हमारा जो मापदंड है उसके अनुसार वहाँ पे थोड़ी बहुत भी त्रुटियां मिल रही हैं, कमियां मिल रही हैं, तो उसको विभाग के द्वारा और दूसरा निर्माण एजेंसी को अवगत कराते हुए इसे पूर्ण करवाया जाएगा। साफ है, लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए ये वेलनेस सेंटर बनाए तो लोगों की सुविधाओं के लिए थे, लेकिन प्लानिंग में हुई लापरवाही की वजह से इनसे लोगों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। महासमुंद से किशनानंद दुबे की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।